चलिए पहली बार रिकॉर्डिंग भी शुरू कर दिए, हो गया। जी। ओके। भारतीय निकाय निम्नलिखित निकाय भारतीय विश्वविद्यालय को नियंत्रण करने करने के लिए जो होते हैं वो होता है पहला सिंडिकेट, कोर्ट बोलते हैं, किसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इसको कोर्ट बोला जाता है और स्टेट यूनिवर्सिटी में इसको सीनेट बोला जाता है। ठीक है। और सीनेट का क्या काम होता है देख लेते हैं। सीनेट जो है ये क्या करते हैं कि जो भी वहां से यूनिवर्सिटी से फंड आती है उसको जो है ये अपने जमीनी स्तर पर ग्राउंड लेवल पर लागू करते हैं, काम करवाते हैं। कॉलेज में जो होता है इसी के द्वारा काम होता है। इसमें जो है कौन कौन होते हैं यूनिवर्सिटी के, इसमें जो है पूर्व छात्र भी रहते हैं, व्यवसाय भी रहते हैं, व्यवसायिक उद्योग घराने लोग रहते हैं, कुछ प्रमुख लोग रहते हैं, इंटेलेक्चुअल लोग भी रहते हैं। टोटल जो है बोल रहे हैं लगभग 100 और उससे भी अधिक सदस्य होते हैं। इसके जो कार्य है ये इसे सर्वोच्च वैधानिक निकाय विश्वविद्यालय में सभी मुख्य निर्णय लेने की क्षमता होती है और यह विश्वविद्यालय के बजट को नियंत्रित करता है और वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करता है और उस पर प्रस्ताव पारित करता है सीनेट। ये इसको ये एक लाइन में समझ लीजिए। और दूसरा जो है अब ये है कार्यकारी परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट। ये क्या करते हैं जब यहाँ से पारित हो गया तो ये क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट क्या करते हैं, इन्हीं के द्वारा जो है ये निर्णय जो भी लेते हैं ये जो है इसके द्वारा काम करवाते हैं, सीनेट के द्वारा। फिर उसके बाद आता है एकेडमिक काउंसिल। इनका क्या काम होता है, एकेडमिक काउंसिल में पाठ्य पुस्तक का ये करना, मूल्यांकन आदि ये बनाना, उसमें करिकुलम को एक्टिविटी को जो है कौन सा चल रहा है, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कार्यालय पर आदि पर नियंत्रण जो है इसका जो है एकेडमिक काउंसिल का होता है। जो भी करिकुलम पाठ्य पुस्तक में संशोधन करना होगा तो यही करते हैं यूनिवर्सिटी में, एकेडमिक काउंसिल। अध्ययन बोर्ड, बोर्ड ऑफ स्टडी, विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों में अध्ययन बोर्ड है। इसमें मुख्य तौर पर विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के प्रमुख और संबंध कॉलेज के विभागों के प्रमुख, प्रत्येक कॉलेज के जो विभाग अध्यक्ष होते हैं एचओडी और शिक्षक और सह चयनित सदस्यों के प्रतिनिधित्व सम्मिलित होते हैं। कुछ विश्वविद्यालय में छात्रों को संकाय विद्यालय के अध्ययन बोर्ड के सदस्य के रूप में भी नामित किया जाता है। और इसमें बोल रहे हैं कि ये जो है बोर्ड ऑफ स्टडीज में जो है जो टीचर लोग रहते हैं, सभी प्रमुख टीचर, अध्यक्ष और एचओडी ये सब जो है रहते हैं। उसके बाद जो है कुछ विश्वविद्यालय के छात्रों को संकाय और विश्वविद्यालय के छात्र भी रहते हैं, विद्यालयों के अध्ययन बोर्ड के सदस्य के रूप में भी नामित किया जाता है। और अध्ययन बोर्ड विभागों के शिक्षण और अनुसंधान कार्य का समन्वय करता है। ये बोर्ड जो है स्टडी बोर्ड क्या करते हैं कि टीचिंग कैसा हो रहा है वहाँ रिसर्च का कार्य को एक कोऑर्डिनेट का काम करता है, समन्वय करता है। विषयों में शिक्षण और शोध के कार्य को व्यवस्थित करने के लिए समितियों की नियुक्ति करते हैं। जब कोर्स वर्क होता है, कोई भी सब्जेक्ट के कोर्स वर्क ये होता है तो उसमें एक कमिटी बनता है कि ये इस टॉपिक को पढ़ाएंगे। उस तरह से जो है करा है कि शिक्षण में, टीचिंग में जो है और शोध कार्य को व्यवस्थित करने के लिए समिति की नियुक्ति करता है, कमिटी बनता है कि उसमें ये एचओडी होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है सभी टीचर जो है ये कोर्स वर्क में जो है कौन कौन चीज, कौन टॉपिक कौन पढ़ाएंगे, ये सब चीज का कार्यभार किसका रहता है, बोर्ड ऑफ स्टडीज का। अध्ययन के पाठ्यक्रमों के लिए अनुमति देता है, किस करिकुलम को ये पढ़ाएं, क्या कौन सा सिलेबस को लागू करेंगे वो उसको बोल रहे हैं। और पाठ्यक्रमों का और परीक्षाओं और मूल्यांकन प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेते हैं। इनका जो काम क्या होता है, जो भी एग्जाम होता है उसका फिर मूल्यांकन करना
इवोल्यूशन करना, इस क्रिया में जो है सक्रिय एक्टिव रूप से भाग लेते हैं। यह संख्या विद्यालय के शोध कार्य को बढ़ावा देता है और शोध पर इन रिपोर्टों को अकादमिक परिषद को अग्रेसित करता है। यह समय समय पर कुलपति मतलब वीसी को, और उसके बाद जो है कार्यकारी परिषद, सिंडिकेट और अकादमिक परिषद द्वारा संदर्भित विषयों पर भी कार्य करता है। कुछ कुछ और सब भी कुछ ये रहता है, एक्टिविटी रहता है, उसमें भी जो है ये भाग लेते हैं, ये बोल रहे हैं। कॉलेज में बहुत सारा काम होता है ना यूनिवर्सिटी में, तो उसमें ये भी भाग लेते हैं। इसलिए देखते होंगे कि एचओडी से मिलने जाइए तो बोलेंगे मीटिंग में है, तो कोनो कोई ना कोई मीटिंग हो चलते रहता है, तो वहां पर जो है लोग पार्टिसिपेट होते रहता है। फिर वित्तीय समिति होता है, फिनांस कमेटी होता है। विश्वविद्यालय के कुलपति इस समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। वित्त समिति के जो ये क्या होते हैं, अध्यक्ष कौन होते हैं, कुलपति, याद रखिएगा इसी। सामान्य तौर पर इस समिति के सदस्यों में आगंतुक कुलपति और सरकार और कार्यकारी परिषद पढ़े थे हम लोग, उसका कार्यकारी परिषद, सिंडिकेट और प्रबंध बोर्ड के नामित व्यक्ति शामिल होते हैं। इसी में जो इस ये वित्तीय समिति में जो है उसका अध्यक्ष कौन होते हैं, कुलपति होते हैं, वीसी होते हैं, और उसके बाद समान तौर पर यही इसी सब बोर्ड का जो है स्टडी बोर्ड का, और उसके बाद जो है ये कार्यकारी परिषद का, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर, और ये सीनेट का, इसी में से जो है सभी लोग जो है रहते हैं इस बोर्ड में भी। फिनेंशियल तब ना वो एक योजना बनाते हैं, तो उसमें सब अपने तरीके से बात को रखते हैं कि हमें ये चीज चाहिए, इस चीज को डेवलप करना है, इस चीज की। विश्वविद्यालय का वित्तीय और अधिकारीय समानता वित्तीय समिति का सदस्य सचिव होता है। ये विश्वविद्यालय के वित्तीय अधिकारी सामान्यतः वित्त समिति का, इसी समिति का जो समिति बना है कौन बोर्ड का, समिति में जो भी रहता है उसी का जो है सदस्य जो है सचिव होते हैं, किसी को सचिव बना दिया जाता है। वित्त सचिव के सदस्य सचिव वित्त समिति के सदस्य सचिव की हैसियत से विश्वविद्यालय का वित्त अधिकारी वार्षिक लेखे तैयार करता है और इसे वित्त समिति के समक्ष विचार और टिप्पणियां के लिए रखता है। ये जो सचिव होते हैं एक लेखा तैयार करता है, रिपोर्ट तैयार करता है, और एक जब बैठक होता है तो वहां पर अपना विचार प्रस्तुत करते हैं, उस पर जो है सबसे राय विचार करते हैं। इसके बाद इस कार्यकारी परिषद या सीनेट या प्रबंध बोर्ड के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करता है, उससे परमिशन लेता है उस सभी लोग से। फिर वित्त अधिकारी विश्वविद्यालय के धन पर सामान्य नियंत्रण रखता है और वित्त समिति और विश्वविद्यालय के अधिकारियों को इसके वित्तीय नीतियों पर सलाह देता है। वह उन कार्यों को करता है जो उसे कार्यकारी परिषद सिंडिकेट द्वारा सौंपे गए हैं। कार्यकारी परिषद और ये सब जो अपना ये बना के रिपोर्ट बना के देते हैं, उसी पर जो है वो कार्य करते हैं, उसी पर नीतियां पर सलाह देता है, करा के अधिकारियों को इसकी वित्तीय नीतियों पर सलाह देता है। वह उन कार्यों को करता है जो उसे कार्यकारी परिषद और सिंडिकेट द्वारा सौंपे गए हैं। कार्यकारी परिषद या सिंडिकेट के नियंत्रण के अधीन वित्त अधिकारी संपत्ति का संरक्षण व प्रबंध करता है तथा विश्वविद्यालय के किसी भी उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए ट्रस्ट और संपन्न संपत्ति सहित निवेशों को देखता है। अधिकारी यह भी देखता है कि एक वर्ष के लिए आवर्ती और अनावर्ती व्यय पर वित्त समिति द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक न हो और सारा धन उन उद्देश्यों पर खर्च किया जाता है जिनके लिए उन्हें मूल रूप से प्रदान या आवंटित किया गया था। अब कह रहा है कि विश्वविद्यालय जो है जो भी फंड देते हैं अपना फिनांस रूप से ये सपोर्ट करते हैं, वो पैसा जो है उसी चीज में लगना चाहिए, और उसके अलावा जो है इधर उधर नहीं। यदि वो काम हो गया या नहीं हुआ तो फंड जो है वैसे ही रिटर्न हो जाता है। यदि कॉलेज के प्रिंसिपल नहीं करा पाते हैं तो वो फंड जो है रिटर्न हो जाते हैं, काम नहीं करा पाते हैं तो सही से। तो
तो ये बात बोल रहा है कि आवर्ती और अनावर्ती व्यय पर वित्त समिति द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक अधिक खर्च न हो और सारा धन उन उद्देश्यों पर खर्च किया जाता है जिनके लिए उन्हें मूल रूप से प्रदान किया या आवंटित किया जाता है। ठीक है, ये समझ गए होंगे। इस इस आप लोग भी समझ रहे होंगे पूरा। इसमें कोई दिक्कत होगा तो पूछ सकते हैं। जी सर। ठीक है ना। फिर है बोर्ड या समितियां, बोर्ड ऑफ कमिटी होता है। विश्वविद्यालय के उपरोक्त संवैधिक निकाय कुछ विशिष्ट मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए बोर्ड या समितियां नियुक्त कर सकते हैं। इन बोर्ड या समितियों में संबंधित वैधानिक निकायों या बाहर से सदस्य हो सकते हैं। ऐसी समिति के मुख्य कार्य उसे सौंपे गए विषय पर विचार विमर्श करना और अनुशंसा करना, जो उसे नियुक्ति करने वाले निकाय द्वारा बाद में पुष्टि के अधीन है। उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय के वैधानिक निकायों को इसके सुचारू संचालन के लिए उत्तरदायित्वों की एक व्यापक रूपरेखा सौंपी गई है, लेकिन कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं जहां ये निकाय उन्हें सौंपे गए अधिकारों की सीमा को पार करते हैं और उन विषयों के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं करते हैं जो उनके दायरे में आते हैं। ये बोर्ड सब जो है ना, जो भी रिपोर्ट तैयार करते हैं उस पर जो है ये बोर्ड के मेंबर लोग जो है उसमें भाग लेते हैं। यही सब बोल रहे हैं, रिपोर्ट बना के सहमति लेते हैं। विश्वविद्यालय के अधिकारी कौन कौन होते हैं, यहाँ नीचे दिया है। चांसलर होते हैं, चांसलर को तो सभी लोग जानते हैं। सामान्य तौर पर भारत के प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक चांसलर होता है। विभाग सभा के एक अधिनियम द्वारा निगमित राज्य विश्वविद्यालय में राज्य के राज्यपाल चांसलर कुलाधिपति के रूप में कार्य करते हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी में कौन करते हैं बता दिए थे, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, वो एक पेज वाला में जो दिए हुए थे। कुलाधिपति राज्यपाल होते हैं। और केंद्र विश्वविद्यालय के मामले में यह स्थिति भिन्न है। यहाँ भारत के राष्ट्रपति को विश्वविद्यालय के विजिटर या कुलाध्यक्ष के रूप में जाना जाता है और जो ऐसे विश्वविद्यालय के कुलाधिपति की नियुक्ति करता है। स्टेट यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति का भी जो है नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, राज्यपाल, जिस स्टेट का जो रहता है। केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति चाहे वे केंद्र सरकार द्वारा निर्वाचित या मनोनीत हो, सामान्य तौर पर प्रतिष्ठित व्यक्ति या अकादमिक विशिष्ट व्यक्ति होते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय के जो कुलाधिपति होते हैं चाहे केंद्र सरकार द्वारा निर्वाचित या मनोनीत हो या सामान्य तौर पर प्रतिष्ठित व्यक्ति या अकादमिक विशिष्ट व्यक्ति होते हैं। ये सब पढ़ लीजिएगा, सब ये सब एक पेज में पढ़ा चुके हैं, बता दिए वही सब चीजें। प्रो बीसी है, उसके बाद जो है रजिस्ट्रार है। रजिस्ट्रार को तो जान ही रहे हैं इसको। और उसके बाद है संघ का स्कूल के डीन, विभाग अध्यक्ष, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। सभी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहते हैं, सब चीज देख लीजिएगा। अन्य अधिकारी, अदर फंक्शनरीज होते हैं अन्य अधिकारी। उच्च शिक्षा प्रणाली में सहायता, इसको पढ़ लीजिएगा और इसमें जो भी दिक्कत होगा पूछिएगा। फिर हम लोग आगे जो है देख लेते हैं कौन कौन सा पढ़ाने का है, सब पढ़ने का अपने से। दस्तावेज ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आता है। और केंद्रीय सूचना आयोग, CIC, CBC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। नीति आयोग से क्वेश्चन आता है।
ये हम लोग पढ़ चुके नीति आयोग के बारे में। जनवरी 2015 में जो है इस आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? मैसेज कीजिए तो, याद है किन किन को नीति आयोग के अध्यक्ष? प्रधानमंत्री होते हैं क्या? हाँ, हाँ सही है, पीएम। नीति आयोग का गठन इस प्रकार है ना। भारत के प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं और गवर्निंग काउंसिलिंग में राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के विभाग विधानसभा है, वहाँ के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के उपराज्यपाल शामिल होंगे। गवर्निंग काउंसिल में राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। इसमें विशिष्ट मुद्दों और ऐसे अकादमिक मामले जिनका संबंध अधिक राज्य या क्षेत्र से हो को देखने के लिए क्षेत्रीय परिषद गठित की जाएगी। ये परिषदें विशिष्ट कार्यकाल के लिए बनाई जाएगी। भारत के प्रधानमंत्री के निर्देश पर क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी और इनमें संबंधित क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होंगे। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं इसका। चलिए आज इसको पढ़ लेते हैं। इधर सब एक बार स्टडी ये कर लीजिएगा और लास्ट है ये, उसके बाद जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ेंगे आज। सर ये तो बहुत डिटेल में है, तो कितना इसमें से देखना है मतलब? हाँ, इसका मेन मेन चीज हम टिक कर देते, जैसे कि ये नीति आयोग, इसको देख लीजिएगा। इधर एक ई देख लीजिएगा, लोकपाल को पढ़ लीजिएगा। ये सब तो आप लोग सभी लोग रजिस्ट्रार के बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा, समझ ही जाइएगा, सब समझ जाइएगा कैसे कौन होते हैं, विभाग अध्यक्ष कौन होते हैं, क्या काम होते हैं, है ना। विभाग अध्यक्ष के बारे में सभी लोग जानते हैं। एक विभाग के प्रमुख को विभाग या केंद्र के अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। कुलपति द्वारा एक रोटेशन के आधार पर विधियों के निर्दिष्ट अवधि के लिए कुछ दिन के लिए नियुक्त किया जाता है। वह विभाग के प्रोफेसर पाठकों में से हो सकता है। कोई भी यूनिवर्सिटी यदि कॉलेज का जो है विभाग अध्यक्ष होते हैं, वहीं के प्रोफेसर को बनाया जाता है। कौन? कुलपति के द्वारा कुछ समय के लिए बनाया जाता है, फिर चेंज होता है वहाँ का। ठीक है, यही सब ऐसा पढ़िए, नॉर्मल है, पढ़ लीजिएगा। और ये ज्यादा पूछता है चांसलर के बारे में, वीसी का क्या कार्यकाल, ये सब बता ही दिए हैं। ये है ही इस टाइप का टॉपिक, थोड़ा सा डिटेल में जानकारी कर लेना ही है। फिर आपको अभी हम बता रहे थे गुड गवर्नेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन, ब्लर दिख रहा है। जो ये आप लोग को ये पेज लगेगा ना एक ब्लर जैसा, उसका ये नंबर लिख के भेज दीजिएगा, तो उसका फिर से हम ऐड कर देंगे पीडीएफ में, सही से खींच फोटो। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा। हाँ, सुशासन भारतीय व्यवस्था में आरंभ से ही विद्यमान रहा है। भारत में जो है पहले से ही सुशासन व्यवस्था विद्यमान रहा है। बीच में जो है भ्रष्टाचार ये सब जो है आया, लेकिन चाणक्य ने अर्थशास्त्र में सुशासन का विस्तार से उल्लेख किया है। सुशासन जो है में ये अर्थशास्त्र में विशेष रूप से चर्चा किया। सुशासन का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की प्रभावी ढंग से कुशलता पूर्वक और समान रूप से सार्वजनिक सेवा प्रदान करना। सुशासन का उद्देश्य एक ऐसा वातावरण प्रदान करना जिसमें जाति, वर्ग, लिंग जैसी विषमताओं के बावजूद सभी नागरिक अपनी पूरी क्षमता से विकसित हो सके। कह रहा है कि कितनों ये जाति पाति, लिंग और वर्ग इस समय विभाजन भी है, उसके बाद भी जो यदि सुशासन यदि है तो उसके बाद भी प्रत्येक नागरिक जो है अपना डेवलप कर सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं सुशासन में। इसमें लोकाचार, नागरिकों की सेवा आता है, इथोस लिखा हुआ है, और नैतिकता, ईमानदारी, अखंडता और पारदर्शिता, एथिक्स आता है। समानता, सभी नागरिकों के साथ कमजोर वर्ग के लिए सहानुभूति के साथ व्यवहार करना, इक्विटी,
समानता की बात करती हैं। सुशासन में क्या होता है, लोकाचार होता है, नैतिकता होता है और समानता की बात करती है, और दक्षता कह रहा है कि उत्पीड़न के बिना सेवा का त्वरित और प्रभावी वितरण और आईसीटी का तेजी से उपयोग करना। ये कर रहा है कि दक्षता, जब आईसीटी का उपयोग करता है तो सब चीज जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो उपयोग करता है तो सब चीज की जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो वो बोल रहा है कि सुशासन में ये सब चीज रहता है। जैसे कि आप आज के डेट में जो ना, आप ऑनलाइन ही पता कर सकते हैं कि किस चीज में कितना खर्च हो रहा है, किस चीज के लिए कितना बजट आया है। तो इस सब चीज का जो है उपयोग किया जाता है। और आरटीआई जो है ये लागू कर दिया है हर एक स्टेट। तो उसके तहत जो है आप अपना कुछ भी किसी से प्रकार का डाउट है तो उसके थ्रू जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर है इसमें जो सुशासन की 8 प्रमुख विशेषता है, क्या क्या, सहभागी, पार्टिसिपेटरी, विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइज की बात कर रही है। सहभागी, विकेंद्रीकरण का कदम एक इसकी एक प्रक्रिया सॉरी विकेंद्रीकरण का कदम इसकी एक प्रतिक्रिया है, क्योंकि यह भागीदारी के आधार पर विस्तृत करता है और स्थानीय सरकारी इकाइयों के सीधे अपने संबंधित जिलों में सरकारी शक्तियों का प्रयोग करने की अनुमति देता है। इसका अर्थ है कि संघ और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और एक संगठित नागरिक समाज को साथ साथ चलना चाहिए। इसमें सही से नहीं हो रहा है। नेक्स्ट जो है विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, इसमें दिया हुआ है लोकतंत्र अनिवार्य रूप से विधि का शासन है। जो लोकतंत्र है हम लोग, उसमें जो है विधि का शासन, लॉ का जो है शासन है। यह विधि के सामान्य विधि के माध्यम से है कि लोग अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं और अपनी संप्रभुता का प्रयोग करते हैं। जो किसी भी प्रकार का हक के लिए जो है हम लोग कोर्ट जाते हैं, लॉ नियम कानून है ना, उसके जो है उसके द्वारा जो है प्रत्येक व्यक्ति जो है अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं और अपनी संप्रभुता का प्रयोग करते हैं, अपनी शक्ति का। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, इफेक्टिव एंड इफिशिएंट, प्रभावी और मितव्ययी। सुशासन की आवश्यकता है कि संस्थाएं, प्रक्रियाएं और अभिनेता समाज की आवश्यकताओं को उचित ढंग से संपन्न कर सके और उपलब्ध संसाधनों का भी अच्छी तरह से उपयोग किया जा सके। तो इसमें यही कह रहा है कि जितना भी ये है, जो भी संसाधन है, जो उसको जो है सही तरीका से लीडर जो है उसको इम्प्लीमेंट करे, जो भी संसाधन है उसको। समाज की आवश्यकता को उचित ढंग से संपन्न करे, जो कि मतलब कि समाज में जो चीज की आवश्यकता है उसको देखते हुए जो है प्लानिंग करेगा। कौन? लीडर, अभिनेता समाज की आवश्यकताओं को उचित ढंग से संपन्न कर सके और उपलब्ध संसाधनों का भी अच्छी तरह से उपयोग किया जा सके। सुशासन में ये होता है, ये पॉइंट आता है। और पारदर्शी, बोले थे ना पारदर्शी, आरटीआई के माध्यम से। इसमें पारदर्शिता में क्या होता है, सुशासन की एक संकेत के रूप में का अर्थ है कि लोग निर्णय लेने की प्रक्रिया और उनके क्रियान्वयन के बारे में जानकारी के लिए मुक्त है। सभी आजाद है, मतलब मुक्त मतलब कि सभी फ्री है, सभी कोई जो है अपना किसी चीज के बारे में निर्णय ले सकते हैं और उसके बारे में जान सकते हैं, क्रियान्वयन एक्टिव कार्य कर सकते हैं, कार्यवाही कर सकते हैं।
फिर अगला है उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिबली रिस्पॉन्सिव लिखा है। उत्तरदायित्व का अर्थ है कि संस्थान और प्रक्रिया सभी हितधारकों को समय पर और उचित सेवा प्रदान करती है। और ये जो है सुशासन में जो है सभी कोई भी चीज पूछते हैं तो टाइम से जो है, चाहे आप तो कुछ प्रमाण पत्र बनाने जा रहे हैं तो ये टाइम देता है कि इस टाइम तक में आपका बन जाएगा। फिर उसके बाद है इक्विलिटेबल एंड इंक्लूसिव, न्याय संगत और समावेशी। समानता और समावेश का अर्थ है कि समाज के सभी सदस्य विशेष रूप से सबसे कमजोर लोग या जमीनी स्तर पर नीति निर्माण में ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद कंसेशनेस ओरिएंटेड, सहमति उन्मुख। शासन आम सहमति उन्मुख होता है जब समाज के अभिनेता लीडर मतलब कि के विभिन्न दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए निर्णय किए जाते हैं। संघर्ष समाधान के लिए तंत्र विद्यमान होना चाहिए, क्योंकि अनिवार्य रूप से संघर्ष जो अभिनेताओं को प्रतिस्पर्धी हितों से उत्पन्न होगा। वही कोई भी चीज जो है कर है कि ऐसा निर्णय होना चाहिए जहां की संघर्ष समाधान के लिए तंत्र विद्यमान होना चाहिए, और क्योंकि अनिवार्य रूप से संघर्ष और जो अभिनेताओं के प्रतिस्पर्धा हितों से उत्पन्न होता होगा। सभी जगह जो है ये रहता है, कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धी मतलब कंपटीशन होता है। जैसे कि कुछ लोग जो है बोल रहे हैं कि शासन आम सहमति उन्मुख होता है जब समाज के अभिनेता के विभिन्न दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए निर्णय किए जाते हैं। जो भी निर्णय लेगा वो समाज के दृष्टिकोण हित के लिए निर्णय लेगा। उसमें जो है कह रहा है कि एंटी पार्टी भी जो रहता है उसमें उसका विरोध करता है, किसी को डिमांड करता है, तो उसको भी जो है देख के ध्यान में रख करके निर्णय लेंगे और उसको जो है लागू करेंगे। जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी, यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति या समूह अपने कार्यों के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी है, विशेष रूप से जब उनके कार्य सार्वजनिक हित को प्रभावित करते हैं। प्रत्येक लोग जो है प्रत्येक नागरिक जो है अपने आप सभी लोग को जवाबदेही होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी का है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी तब और होती है जब वो एक सार्वजनिक काम करते हैं, सभी के हित के लिए काम करते हैं, तो उसमें जो है ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति या समूह अपने कार्यों के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी है, और विशेष रूप से जब उनके कार्य, जब आप पर्सनल काम कर रहे हैं तो उसमें तो रिस्पॉन्सिबल है ही आप, साथ ही जब सार्वजनिक वही कार्य कर रहे हैं कोई भी सभी के लिए, तो उसमें क्या विशेष रूप से जब उसके कार्य सार्वजनिक हित को प्रभावित करते हैं तब और विशेष उत्तरदायित्व में आप ले सकते हैं। सुशासन की बाधाएं, सुशासन में बाधा आते हैं कौन कौन सा? सिविल सेवकों के मनोवृत्ति संबंधी समस्या, जैसे आईएएस लोग हैं सिविल सर्विस सेवा में रहते हैं, वो उसका मनोवृत्ति जो है बदल गया, वो हो गया आत्मस्थायी हो गया, या कह रहा है कि दूसरी एआरसी रिपोर्ट के अनुसार सिविल सेवक अनम्य या आत्मस्थायी या अंतर्मुखी हो गए हैं। अब सिविल सेवक है वो अंतर्मुखी हो गए हैं, कुछ काम ही निर्णय ही नहीं ले पाते हैं, ज्यादा अपने ध्यान इसमें लगे रहते हैं, पूजा पाठ ध्यान ज्यादा कुछ कोई डिसीजन नहीं लेते हैं, तो ऐसे में जो है सुशासन व्यवस्था में बाधा हो सकता है, यही बोल रहा है कि जवाबदेही के अभाव, जो अब रिस्पॉन्सिबल नहीं ले रहा है तो जवाबदेही नहीं है तो क्या होगा, बाधा होगा, सुशासन नहीं लागू कर पाएंगे सही से राज्य में कहीं भी। लाल फीताशाही, नौकरशाह जो होते हैं जितने भी, वो क्या कर रहे हैं कि उन नौकरशाही के उन नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है जो सुशासन के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन उसको नहीं करता है तो क्या होगा, दिक्कत होगा।
फिर नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूकता का निम्न स्तर। नागरिक को जो है आरटीआई और उनके अधिकार क्या है इस सब चीज की जानकारी नहीं रहेगी तो और नागरिक अपना हक के लिए नहीं आवाज उठा पाएंगे। तो इस सब चीज की जानकारी होना चाहिए, तभी सुशासन जो है अच्छे से लागू हो सकता है। सुशासन में बाधक तत्व ये है, ये 5 विधि और नियमों का अप्रभावी क्रियान्वयन। कोई भी लॉ है, कोड ऑफ कंडक्ट है, उसको जो है विधि का दुर्बल और क्रियान्वयन सरकारी तंत्र में नागरिकों के विश्वास को कम करता है। पर जब जो भी लॉ है, नियम है, उसके अनुसार सही से नहीं काम होगा तो क्या होगा, प्रत्येक पब्लिक को जो है क्या होगा, उसको सरकार पर जो है उसका आत्मविश्वास जो है कम हो जाएगा, कम होगा कि सरकार भी नहीं करते हैं, इसका निर्णय नहीं ले पाते हैं, सही से अति नहीं न्याय मिलने वाला है, तो इसी की वजह से कर रहा है उसमें विश्वास की कमी होती है। ठीक है, सुशासन में ये है, बस इतना बचा है। तो सुशासन सूचांक जो है गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में सबसे अच्छा सुशासन कौन सा प्रदेश का है ये पूछ सकता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि नवीनतम सूचांक दिसंबर 2021 को जारी किया गया। यह सूचांक केंद्रीय प्रशासन सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, इसको शॉर्ट में बोलते हैं DARPG ने तैयार किया। इसमें गुजरात को शीर्ष स्थान पर रखा। सबसे सुशासन कहाँ है, शीर्ष स्थान पर गुजरात में, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर गोवा। गुजरात ने आर्थिक प्रशासन और मानव संसाधन, इसको हटा, किस आधार पर गुजरात को रखें सुशासन के लिए, तो बता रहा है इन 10 को क्राइटेरिया रहता है, क्षेत्र होता है, कौन कौन सा कर रहा है कि आर्थिक प्रशासन वहाँ अच्छा है, मानव संसाधन वहाँ पर मानव संसाधन विकास वहाँ पर अच्छा है, और उसके बाद जो है सार्वजनिक अवसंरचना और सुविधाएं, लोग के लिए जो वहाँ पर स्ट्रक्चर सुविधाएं हैं वो बहुत अच्छी है, और समाज कल्याण और विकास होती है वहाँ पर, न्यायिक और जन सुरक्षा की शानदार प्रदर्शन किया। फिर महाराष्ट्र को किस लिए किया है, इसको माना है सुशासन व्यवस्था कि महाराष्ट्र ने कृषि, पहले कृषि की स्थिति ठीक नहीं थी, तो जब कहा कि महाराष्ट्र ने कृषि और इससे संबंधित क्षेत्र, मानव संसाधन, सार्वजनिक अवसंरचना और सुविधाएं, समाज कल्याण और विकास में बेहतर प्रदर्शन किया, इसलिए जो है इसको दूसरे स्थान पर रखा। तीसरा स्थान गोवा है दिया हुआ। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ने समग्र रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। रैंकिंग में दिल्ली जो है प्रथम स्थान पर है केंद्र शासित प्रदेश में। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, मैसेज कीजिए। सर 7 सर। 7 है ना सर। हाँ सही है, चलिए तो बहुत बढ़िया। फिर इसी का रहा है कि शीर्ष स्थान प्राप्त किया दिल्ली। पाठकों को बता दें कि GGI ये जो है गुड गवर्नेंस इंडेक्स में GGI 2021 के ढांचे में 10 क्षेत्र और 58 संकेत शामिल है। 10 क्षेत्र, ये 10 क्षेत्र कृषि और संबंध क्षेत्र, कृषि से संबंधित क्षेत्र है, और वाणिज्य, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उद्योग, वाणिज्य और इंडस्ट्री से रिलेटेड, और मानव संसाधन विकास, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है ना वो उसका, और सार्वजनिक स्वास्थ्य, सभी लोग का हेल्थ वहाँ का, सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और उपयोगिता, आर्थिक सुशासन, आर्थिक स्थिति कैसी है वहाँ की, सामाजिक कल्याण, विकास, कल्याण और विकास, सोशल डेवलपमेंट, ये सब की बात, और न्यायिक वहाँ के जजमेंट कैसा है, जस्टिस, और सार्वजनिक सुरक्षा, पर्यावरण, इन्वायरमेंट, नागरिक केंद्र शासन, ये केंद्रित शासन। नागरिक को देख के जैसे यहाँ पे स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन बोलते हैं ना, तो उसी तरह से वहाँ ये शासन में, सुशासन में जो है नागरिक को देखते हित के लिए जो भी शासन व्यवस्था होती है उसमें 10 क्षेत्र ये लिया गया है। ये पूछा जाएगा कितने क्षेत्र को लिया है, 10, इतना नाम नहीं देगा, सिर्फ 10 याद रखिएगा।
किसके लिए? GGI, गुड गवर्नेंस इंडेक्स के लिए, जो कि प्रथम स्थान पर कौन है? गुजरात और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र दूसरी, तीसरी पर गोवा। गोवा। गोवा तीसरी। बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट, आज जो है यहाँ पर आपका ये PDF कंप्लीट हो गया, बचा है सिर्फ, टाइम है ना 58 और 58 हो गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को खींच देते हैं आज ही, इतना है। और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है सभी लोग हैं ना? जी सर। बहुत बढ़िया। चलिए आ जाते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी को। एक एक लाइन जो है ना इस पेज में, ये एक विभिया ही है प्रत्येक लाइन, इसलिए हर एक लाइन को अच्छा से समझिएगा। एक से चलिए, उनका आवाज आते रहेगा, उसमें आ जाता है बीच बीच में उस टाइम में। 29 जुलाई 2000 नई शिक्षा नीति 2020 2020 को जो है ये हुआ। 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई। किसके द्वारा? ये शिक्षा मानव संसाधन विकास मंत्री कौन थे उस टाइम में? रमेश पोखरियाल निशंक। हाँ, निशंक द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई, जो 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। 1986 से लेके 2020 तक में जो है ईस्वी को ऐड जोड़िएगा तो कितना? 34 साल होता है, ठीक है ना। तो 34 साल में जो है के बाद जो है ये नई शिक्षा नीति आई, उसके स्थान पर स्थापित नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति की गठन किया गया। इस समिति ने मई 2019 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया था। ये जो है कह रहा है कि इसरो वैज्ञानिक नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो 2017 से ही लग गए थे ये, और ये वैज्ञानिक थे कौन? प्रमुख इसरो के प्रमुख के कस्तूरीरंगन के अध्यक्षता में एक समिति की गठन किया गया था 2017 को ही। इस समिति ने मई 2019 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया था। ये तैयार कर लिया कितना? मई 2019 को ही, लेकिन लागू हुआ था 29 जुलाई 2020 को, इसको ये किया था पारित। भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में बताए ना, इंदिरा गांधी की सरकार में आई थी, जिसका सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था। उस टाइम में जो है बोले कोठारी आयोग को जो भी प्लानिंग लिए थे उसी को मद्देनजर जो है फर्स्ट शिक्षा नीति जो लागू हुई थी 1968 में, 1968 ईस्वी में इंदिरा गांधी की सरकार थी उस टाइम में। दूसरा शिक्षा नीति जो है 1986 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में आई थी, जिनके तहत शिक्षा के राजीव गांधी शिक्षा के 10+2+3 मॉडल को अपनाया गया था। 10+2+3 मॉडल को जो है दूसरी शिक्षा नीति में अपनाया गया था। और 1992 में PV नरसिम्हा राव ने दूसरी शिक्षा नीति से संशोधन किया था। 1992 में PV नरसिम्हा राव जो है प्रधानमंत्री थे उस टाइम में, जो है इस दूसरी शिक्षा नीति में कुछ और ऐड किया था, संशोधन किया था उसको। अब नई शिक्षा नीति 2020 प्रतियोगी परीक्षा उपयोगी तथ्य, उस टाइम में ये परीक्षा उपयोगी तथ्य जो है फैक्ट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी।
पहली कब हुई थी? 1968, दूसरी 1986 और तीसरी जो है 2020। याद रहेगा, याद करने के लिए अच्छा रहेगा। 2020 मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। इसमें जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। रमेश पोखरियाल निशंक अब शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। अब जो उस टाइम में जो है शिक्षा मंत्री को कौन कहलाएंगे? रमेश पोखरियाल। और नई शिक्षा नीति के तहत वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर कौन सा आया है मॉडल? 5+3+4 मॉडल लागू किया गया। मैसेज कीजिए सभी लोग, कौन सा मॉडल लागू किया गया? याद रहेगा, लिखिए, मैसेज कीजिएगा तो। फाइव प्लस 4 एक लोग का मैसेज है, बाकी लोग एक्टिव नहीं है क्या? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट जो है, अब स्कूल के पहले 5 साल की पढ़ाई फाउंडेशन स्टेज मानी जाएगी। स्कूल का जो है पहले जो है स्कूल, अब स्कूल के पहले 5 साल की पढ़ाई को फाउंडेशन स्टेज मानी जाएगी। इसमें प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और पहली दूसरी कक्षा के 2 साल शामिल है। ये 5 साल जो है, 5 साल को मैं क्या क्या कैसे उसको डिवाइड किया है कि कह रहा है कि फाउंडेशन स्टेज में मानी जाएगी, जिसमें प्राइमरी जो है, प्री प्राइमरी जो एलकेजी ये सब जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें बोल रहा है 3 साल, एलकेजी यूकेजी नर्सरी एलकेजी यूकेजी जो होता है उसमें जो है बोल रहा है 3 साल और पहली दूसरी कक्षा के 2 साल, तो 3+2 बोला बराबर 5 साल। 5 साल जो है तक में जो है बच्चे जो है दूसरी कक्षा में पहुंचेंगे। 5 साल तक दूसरी कक्षा में? ये लिखा हो ना। अब स्कूल के पहले जो है, स्कूल में जब एडमिशन होगा बच्चे का, उसमें पहले जो है 3 साल तक जो है बच्चे क्या करेंगे, प्री प्राइमरी स्कूल में 3 साल रहेंगे प्री प्राइमरी में। ठीक मतलब है, फर्स्ट क्लास में नर्सरी, मतलब नर्सरी के लिए मतलब 5 एज चाहिए ऐसा? समझी नहीं, मतलब आप एज और क्लास वाइज एज नहीं बांटा है, कंपेयरिंग? एज नहीं है यहाँ पर। जब भी ये होगा पढ़ाई का स्टेज होगा, फाउंडेशन स्टेज जब शुरू होगा पढ़ाई का, कल डायरेक्ट एडमिशन टू पहली या दूसरी कक्षा में अब हो जाती है अभी, लेकिन अब जो है ये नहीं होगी। पहले 3 साल बच्चे जो है फाउंडेशन स्टेज में जो रहेगी प्री प्राइमरी स्कूल में के 3 साल, उसके बाद जो है पहली और दूसरी कक्षा के लिए 2 साल शामिल होंगे, तब ये हो गया 5। समझे? मतलब फर्स्ट सेकेंड है और नर्सरी एलकेजी एंड यूकेजी, ये ना हाँ हाँ हाँ, ये 5 इयर्स ये कहलाएंगे। हाँ, ये इसी में जो है ना प्री प्राइमरी स्कूल में ये क्या कहते हैं प्ले स्कूल ये सब है। 3 साल तक प्ले स्कूल सब में रहेंगे बच्चे, वहां पर खेलेंगे और उसके बाद पढ़ाई करेंगे यही सब। उसके बाद जो है पहली दूसरी की ये 2 साल जो है, 3 साल वहां रहेंगे, फिर 2 साल जो है पहली दूसरी कक्षा में 2 साल शामिल होंगे। ठीक है, ये समझ गए 5? ये 5 समझ में आ गया। अब 3 साल किसके लिए दिया है? 3 साल बोल रहे हैं कि ये दूसरी कक्षा के बाद जो है, दूसरी के बाद 5 तक जो है जाने के लिए ये अगले 3 साल का स्टेज कक्षा 3 से 5 तक की होगी। अगले 3 साल जो है 2 के बाद जो है 3 में जाएगा, 3 4 5, 3 साल हो गया, तो 3 साल तक में 5 तक पहुंच गए बच्चे। अगले 3 साल का स्टेज कक्षा 3 से 5 तक की होगी। इसके बाद 3 साल का मिडिल स्टेज यानी कक्षा 3 से 8 तक। अब हमने यहाँ से सॉरी 6 से 8 तक है, तो ये हो गया। हमने यहाँ से 5 तक तो समझ गए, दूसरी कक्षा तक पहुंच गए, 2 और क्लास। 3 तक? हाँ 2 क्लास तक। अब 3 जो है 3 जो है ये जाएंगे किसमें? थर्ड ये फोर्थ एंड फिफ्थ? हाँ 5th। और उसके बाद फिर 3 ईयर जो है 6 7 8। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मिडिल स्टेज। 3 साल जो है मिडिल स्टेज यानी कि कक्षा 6 से 8 तक,
होगी। और अंतिम 4 साल का स्टेज कक्षा 9 से 12 तक जो है, 8 तक होगी, 9 से 12 तक जो है 9, 10th, 11th, 12th, ये 4 साल जो है, इसलिए लिखा है ना 5 + 3 + 3 + 4, तो ये हो गया 12 तक हम लोग चले गए। सर लेकिन जैसे ये पहले होता था 9 प्लस मतलब 2 होता था 11 तक पहले, क्योंकि 12 नहीं होता था पहले, 11 तक ही होता था, है ना। तो अभी फिर से वापस से वही पॉलिसी शुरू हो गई है कि 9 से कर दिया, मतलब पहले 10+2 जो होता था उसके स्थान पर 9 प्लस मतलब 12 तक के लिए 9+4 ऐसा कर दिया, ये ना, हाँ मतलब वही, 12 तक के लिए। हाँ 9th से ही बोर्ड शुरू हो गया, तो ये ना 9th प्लस ये 9 से ही 4 साल का हो गया, 9th, 10th, 11th, 12th, ये बोल रहा है। पहले से शिक्षा पद्धति था कि 10+2 थी, ठीक है। अब जो है उस स्थान पर जो है ले लिया है 5 + 3 + 3+4, 5 + 3+3+4, ये लिया है। तो 5 से जो है स्टेज के 5 साल को ये कर लिए, बांट दिए प्री प्राइमरी स्कूल में, पहली दूसरी कक्षा में, फिर 3 साल जो है उसमें ऐड कर दिए, तो क्या हो गया 5 क्लास तक चले गए। फिर 3 साल में जो है 6 से 8 तक, फिर उसके बाद लास्ट में 4th में जो है 9 से 12 तक की होगी। तो ये हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी एक ही हो जाएगा। हाँ, हाई स्कूल और सेकेंडरी दोनों इसी में आ गया, अच्छा। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दोनों जो है इसी में आ गया, ठीक है। और अब 9वीं कक्षा से ही विषय चुनने की आजादी होगी। अब हम लोग पहले क्या करते थे, ग्रेजुएशन में जाने के बाद जो है सब्जेक्ट सिलेक्ट करते थे कि इसमें जो है ये, 12th में जाने के बाद जो तो है साइंस, 11 से होता था ना, 11 से होता था। 11th में ही, हाँ 11th में ही सिलेक्ट करते हैं साइंस या आर्ट्स पढ़ना है। और ये जो है अब हमको 9वीं कक्षा में ही जो है 9th में ही हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट को हम लोग किस सब्जेक्ट में स्टडी करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और भी चीज है इसमें सुविधा दी हुई, शिक्षण के माध्यम में शिक्षण के माध्यम में 5वीं कक्षा तक जो है मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। मातृभाषा या स्थानीय, मातृभाषा उसको बोलते हैं जैसे माँ से सीखी जाती है, मातृभाषा, हाँ हाँ। मातृभाषा उसको बोलते हैं। बच्चे जो जन्म लेते हैं उसके बाद जो है माँ, और माँ जो घर में बोलती है भाषा उसको बोलते हैं मातृभाषा। फिर स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा, हर क्षेत्र का अलग अलग होता है, उसका वो भाषा को बोलते हैं, का इस्तेमाल किया जाएगा। फिर 6ठी कक्षा से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। 6ठी क्लास से ही जो है वोकेशनल कोर्स जो है, कोई कंप्यूटर कोर्स सीख सकते हैं, अपना एजुकेशन भी ले रहे हैं साथ साथ जो है उसमें एक्स्ट्रा में जो है कंप्यूटर का भी विशेष कोर्स कर सकते हैं। DCA, ADCA ये सब होता है ना, डेली बहुत सारा कोर्स होता है, वो सब जो है C++, जावा, ये सब चीज जो है ना अपना बच्चे जो है वोकेशनल कोर्स ऐड कर सकते हैं। सर कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी कोर्सेज होंगे वो वोकेशनल कहलाएंगे? नहीं, जरूरी नहीं कंप्यूटर से रिलेटेड, एक्स्ट्रा अभी जो है ना भारत सरकार का स्किल डेवलपमेंट में बहुत सारा कोर्स आया है, वो आपको स्कूल में प्रोवाइड किया जाएगा। जिस स्कूल में जो चीज सुविधा रहेगी वो सब कोर्स जो है अपना वो सीख सकते हैं बच्चे एक्स्ट्रा पढ़ाई स्किल कर। डेवलपमेंट। हाँ, स्किल डेवलपमेंट में वाले कोर्स में ये सब उसमें वोकेशनल कोर्स में शामिल किया जाएगा, कक्षा 6 से ही वोकेशनल कोर्स। नई शिक्षा नीति के अनुसार शोध करने वाले छात्र के लिए स्नातक डिग्री की अवधि को 4 वर्ष कर दिया गया। स्नातक, पता है नहीं कि स्नातक पहले 3 साल का होता था, अब क्या कर दिया है 4 वर्ष का। उसमें जो है रिसर्च को भी इंक्लूड कर दिया है, जोड़ दिया है, समझ गए? जी सर, मतलब ग्रेजुएशन से ही मतलब रिसर्च आप कर सकते हैं, मतलब ये कंपलसरी हो जाएगा अपना फिर क्या? हाँ कंपलसरी रहेगा सभी लोग को, एक पेपर जो है रिसर्च का आप ये कर, वहीं से शुरू हो जाएगा। लेकिन उसमें विभाजन है कि किस ईयर में आपको रिसर्च वाला डिग्री मिलेगा, वो दिया हुआ है, देख लीजिए अगला पॉइंट में। नई शिक्षा नीति के तहत स्नातक पाठ्यक्रम के छात्र 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में कई स्तरों पर पाठ्यक्रम छोड़ सकेंगे। आप ग्रेजुएशन एडमिशन लिए उसके बाद जो है कोई भी कब छोड़ देता है उसको डिवाइड किया है। तो पहली वर्ष में यदि आप कोर्स छोड़ने किसी कारणवश से आप छोड़ देते हैं, पहली वर्ष का एग्जाम देके, तो कोर्स छोड़ने पर प्रमाण पत्र
दिया जाएगा, आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उस कोर्स का नाम क्या होगा, उसका सर्टिफिकेट दिया जाएगा उस सब्जेक्ट का। दूसरा जो है दूसरी वर्ष में छोड़ने पर उसे डिप्लोमा कहा जाता है। ठीक है, तीसरा वर्ष जो आप कर लीजिएगा, 3 वर्ष जब उसमें पढ़ लेते हैं, 3 वर्ष की कोर्स छोड़ने पर डिग्री आपको हासिल होगी उस सब्जेक्ट से। और एवं अंतिम अर्थात चौथे वर्ष में कोर्स छोड़ने पर शोध के साथ स्नातक का प्रावधान है। आप स्नातक या डिग्री जो है ना प्राप्त कर सकते हैं 3 वर्ष तक में ही, लेकिन यदि आपको क्या कहते हैं रिसर्च के साथ डिग्री लेना है तो 4 वर्ष लगेगा। ठीक है, पहले अभी जो है एमफिल कहीं कहीं चल रहा है, अभी बहुत जगह बंद हो गई है। एमफिल है, ये एमफिल को समाप्त कर दिया गया है, नई शिक्षा नीति में एमफिल कोर्स को समाप्त कर दिया गया है। अब 4 साल की स्नातक डिग्री डिप्लोमा के साथ सीधे पीएचडी कर सकते हैं, एमफिल करने की जरूरत नहीं होगी। 4 साल का स्नातक के बाद डायरेक्ट जो है पीएचडी में एडमिशन आप ले सकते हैं। सर तो इनको नेट क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? नेट क्वालिफाइड करने की जरूरत नहीं है और डायरेक्ट आप एडमिशन ले सकते हैं। अब एडमिशन लेने की प्रक्रिया जो है हो सकता है कि आप यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट हो सकता है, या नहीं तो हो सकता है कि एंट्रेंस टेस्ट जो है अभी जैसे लेता है ना हर यूनिवर्सिटी, पेट पीआरटी Yes, कहीं कहीं बोलते हैं, प्री रजिस्ट्रेशन टेस्ट, वो सब जो है होता है, तो वो दे के एडमिशन हो जाएगा। तो स्कूलों ये उनके लिए होगा जो 4 साल मतलब जिन्होंने पूरा बिताया है, अभी जो ये नई पॉलिसी के अंतर्गत जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है वो उनके लिए ये सुविधा होगी? हाँ उनके लिए। सर 1 मिनट, लास्ट लास्ट दिखाइए। अरे पेज आपके पास शेयर है, देख लीजिएगा। कुछ लिखना लिख रहे हैं क्या? ठीक है सर, पीडीएफ। ठीक, हाँ ठीक। पढ़ना था थोड़ा, ठीक है। ओके। स्कूलों से दूर रह रहे 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में लाया जाएगा। ठीक है, स्कूल से दूर रह रहे हैं कुछ बच्चे, उसको मुख्य धारा में लाया जाएगा। नई शिक्षा नीति में शिक्षा पर जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, जो वर्तमान में 4.43% है, 4.43% है। इसको बढ़ा के कितना 6%। जीडीपी के बारे में जानते हैं ना सभी लोग? है सर, जो भी हिस्सा गवर्नमेंट की तरफ से जिन जिन क्षेत्रों में दिया जाता है वही ना? नहीं, टोटल जो इनकम गवर्नमेंट की है ना उसका जो है 6% खर्च करेंगे। गवर्नमेंट को जो है किसी प्रोडक्ट पर जो है टैक्स आता है, फिर सेवा कर टैक्स आता है, सर्विस टैक्स आता है, बहुत सारा टैक्स आता है ना गवर्नमेंट को। तो उसका जी जो है सर। जितना इनकम आया उसमें 6% खर्च जो है एजुकेशन पर करेंगे। ठीक है, ओके ओके। नई शिक्षा नीति के तहत वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर पर ग्रेजुएशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति 2030 तक जो है स्कूली शिक्षा में 100% जो है कर रहा है कि इनरोलमेंट की जो है लक्ष्य रखा है। जो भी नहीं इसमें पढ़ाई कर रहे हैं उसको भी जोड़ने के ये लक्ष्य रखा है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर पर ग्रेजुएशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, उच्च कक्षा में सर इसका क्या मतलब हुआ, ये समझ नहीं आया। ये इसका मतलब यही कह रहा है कि नई शिक्षा नीति के तहत वर्ष 2030 तक जो है स्कूली शिक्षा में 100% 100% इनरोलमेंट की बात कर रही है। जो बच्चा नहीं एडमिशन लेते हैं और नहीं पढ़ना चाहते हैं, बच्चे से जो होता है कुछ बच्चे नहीं, उसको भी बोलता है कि इसको जोड़ने का काम करेंगे पढ़ाई के लिए जो है उसको। सर तो इसके लिए क्या मतलब कुछ कदम उठा रहे हैं क्या, मतलब कुछ वो डिस्टेंस लर्निंग का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं या मतलब कैसे जबरदस्ती कुछ उनका एनरोल कर रहे हैं, मतलब क्या प्रोसेस है इसके पीछे? हाँ, इसका कुछ होगा ऐसा प्रोसेस, ऐसा तो अभी प्लानिंग नहीं दिया है, लेकिन कुछ न कुछ निकालेगी सरकार। ठीक है,
सर ये ऐसा दिया होगा शायद, जैसे आदिवासी क्षेत्र होते हैं ना, वहाँ कुछ बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती, हाँ, उसके तो जागरूकता शायद अभियान ये सब रखेगा तो उसके लिए उसको होगा शायद ये। हाँ अनिवार्य कर देता है। जैसे इससे पल्स पोलियो का सभी लोग को जो है जरूरत अनिवार्य कर दिया ना, तो सभी लोग को लेना पड़ता है ना, सभी बच्चे को। तो उसी तरह से पल्स पोलियो का टीका जो है, तो उसी तरह से एजुकेशन का भी इसी तरह सिस्टम रखेगा। सभी बच्चे को किसी भी माध्यम से या वहाँ के लोकल जो ये होगा लीडर होगा उसको देगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर जगह मुखिया सरपंच ये सब होता है ना हर एरिया में, उसको देगा कि आप अपने एरिया के सभी बच्चों को इनरोल कर या एजुकेट उसमें कुछ किसी को ये करेगा, बहाली निकालेगा वैसा किसी अधिकारी को। इससे इससे पीछे वाले के बिहेव पे है ना सर, ये जो स्कूलों से दूर रह रहे बच्चे हैं उनके बिहेव हाँ पे दे रखा है ये पॉइंट। हम्म। उनको भी एजुकेशन फॉर ऑल किया जाएगा। वही तो है, स्कूलों से दूर रह रहे 2 करोड़ बच्चों, टोटल बच्चा 2 करोड़ बच्चे कह रहा है, टोटल 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा से लाया जाएगा। ठीक है। उच्च कक्षा में GER ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो वर्ष 2035 तक फिर उच्च शिक्षा में हायर एजुकेशन में 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। हायर एजुकेशन में बहुत कम अभी ये है, अब करा 35 तक जो है 50% कर दिया जाएगा। उच्च शिक्षा में अ, 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएगी, नई सीटें जो है जोड़ी जाएगी 3.5 करोड़। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारित निकायों के रूप में परख नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। परख की स्थापना की जाएगी। नई शिक्षा नीति का लक्ष्य 2030 तक उसको जो है 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा को प्रदान करना। 3 से 18 वर्ष तक के बच्चे को, 18 वर्ष तक में मतलब कि बच्चे जो है ऐसा एजुकेशन प्राप्त कर लेगा जो कि वो अपना लाइफ सेट कर सके अपना कुछ। सर मतलब प्रैक्टिकल बेस्ड ज्यादा हाँ मतलब एजुकेशन पे फोकस करेंगे अभी, जो कि अभी तक नहीं किया जा जी रहा था। जी अभी सही। लागू वही नहीं ना। हुई है ना। हाँ अभी लागू नहीं हुई है, लागू कुछ कुछ स्टेट लागू कर दिए हैं। आगे दिया हुआ UGC AI के एक ही बोर्ड रहेगा जिसका नाम है क्या रहेगा, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया जाएगा। सर मतलब जो अभी नेट जो यूजीसी कंडक्ट कराता है, तो वो अभी हायर एजुकेशन क्या है हाँ कमिटी वो कराएगा जितना फिर। जितना विश्वविद्यालय को देख रेख करता है कौन करता है, UGC देखती है। और ये जो हाँ टेक्निकल यूनिवर्सिटी जितना है कॉलेज है उसको जो AICT देख रेख करती है। फिर NCT जो है ये जो हम लोग को माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक में भी जो पढ़ाई का देख रेख करते हैं NCERT का फिर या CBSE ये सब का। तो ये सबको जो है ना को हटा करके सबको एक कर दिया जाएगा, एक बोर्ड रहेगा जिसका नाम क्या रहेगा, कमीशन का हायर 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 एजुकेशन। एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। इंडिया का निर्माण ओके किया जाएगा। ठीक है। ओके। नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाले प्रथम राज्य कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है। अच्छा इतना मतलब यहाँ पे लागू हो चुका है। हाँ यहाँ लागू हो चुका है। तो इतना आप यदि ये कर लेते हैं तो हायर नई शिक्षा नीति से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसको हैंडल कर लीजिएगा। ये सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है। करंट में जो है ना क्वेश्चन जो डालती है तो इसी सबसे ले लेता है, क्योंकि सिलेबस सर में तो लास्ट के वो 2-3 पॉइंट बस थोड़ा मुझे समझ नहीं आया। ये वाला ना। वो GER और हाँ। चलिए इसको ना कल भी क्लास टाइम काफी हो गई है, कल इसको जो है देख लीजिएगा। ठीक है। आप भी पढ़ के आइएगा और हम इसको समझा देंगे। इसमें कुछ कर रहा है ऊपर ही बात तो कर रहा है, ऊपर वाला ही बात कर रहा है कि जैसे उच्च शिक्षा में जो है कुछ एनरोलमेंट कम है, परसेंटेज कम अभी नहीं हो रही ज्यादा, तो 35 तक लिया है कि 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। अभी वर्तमान में कितना है देखना पड़ेगा, लेकिन इसको 50% मतलब क्या? 50% जैसे कि 100% एडमिशन की बात यहाँ कही है ना हाँ इसके पहले वाले पॉइंट में। पहले वाले बच्चों की। लेकिन उच्च शिक्षा तक जाते जाते बच्चे नहीं ना सब लोग ग्रेजुएशन करके ही छोड़ते हैं, कुछ ग्रेजुएशन किया कुछ ग्रेजुएशन नहीं भी किया, 10+2 तक ये 12 तक पढ़ाई किया उसके बाद छोड़ दिया। तो उसको बोल रहा है कि उसके उस बच्चे को जो है कोई 7th 8th तक या 9th तक पढ़ाई किया छोड़ दिया, तो इस बच्चे को कह रहा है कि जो नहीं पढ़ रहा है उसका जो है उच्च शिक्षा में हायर एजुकेशन में जो नहीं जा रहे हैं, हायर एजुकेशन में अभी रेशियो कम है, कम परसेंटेज है,
अभी उसको वर्तमान में कम है तो उसको बढ़ा के 2035 तक में इसको बढ़ा के कितना रखा कर देगा, 50%, 50%। 50%। जैसे 100 बच्चे लिया है ये शुरू में एडमिशन 1 में, तो हायर एजुकेशन जाते जाते जो है ना कम हो जाते हैं, तो उसको जो है ना वो कर रहा है कि उसको बढ़ा के 100 में से 50 कम से कम बच्चा जो है हायर एजुकेशन कर ले। मतलब इनकी पॉलिसीज के हिसाब से अगर देखा जाए तो इनका कहने का मतलब है कि मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को साक्षर बनाना, एजुकेट करना है, तो उसके लिए आप स्कूल लेवल तो 100% करो, और भले आप हायर एजुकेशन में थोड़ा कमाओ, मतलब एटलीस्ट 35, मतलब 2035 तक 50% तो लोग मतलब करें ही। हाँ ये समझ सकते हैं। हाँ, ये सही बोल सकते हैं, सही है। जो बच्चा लिया और फिर कर रहा है उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीट जोड़ी जाएगी। अभी जो सीट है ना, कुछ बच्चे बोलते 60 बच्चा ही एक सब्जेक्ट में एडमिशन ले सकते, लेकिन उसमें सीट और बढ़ाया जाएगा। ठीक है, सारे फील्ड्स की बात हो रही है, मतलब यहाँ चाहे वो ये एजुकेशन में मतलब इंजीनियरिंग का हो या हाँ डॉक्टर का हो, या हर जगह। हर जगह। तो और सर ये तो छात्र के प्रोग्रेस जो है उसका मूल्यांकन करने के लिए एक परख नामक जो है नई राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी कि कैसा एजुकेशन हो रहा है उसको जांच करने के लिए। अभी न्यू एजुकेशन लागू कर दिए, न्यू एजुकेशन सही धरातल पर जमीनी पर वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बच्चों समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, उसमें प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस चीज को देख रेख करने के लिए एक केंद्र का राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की, परख उसका नाम है। ठीक है, तो सर अभी कुछ है ऐसा, कुछ अभी कौन सी इंस्टीट्यूट करती है ये मूल्यांकन का काम? अभी अभी तो जैसे कि अभी नेक कर रही है, यूजीसी के देख रेख जो है नेक कर रही है, और ये आईसीटी वाला का जो है देख रेख कर रही है, वो आपको एन NAB कहते हैं उसको, वो कर रही है। और इसी तरह से वो उसका है ये जो नेक है वो तो मतलब यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस दोनों के लिए होता है, हाँ वो सब हट जाएगा, एक ही ये रहेगा तो स्टेप, वो परख करेगा मतलब सभी को। फर्क करेगा। ओके। या हो सकता है नेक भी रह सकता है, लेकिन नेक को भी तो मिला के सब एक ही कर रहा है ना, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये चाहेगी तो वो नेक को रख सकती है और ये कर सकती है। अभी ऐसा कुछ डिसीजन नहीं हुआ है, तो वो अपना रखेगी उसको। सर तो ये कब से लागू होने वाला है, मतलब ये जो नई पॉलिसी है? इस साल से है, नहीं अगले साल से 2023 से बातचीत 23 से। हुई। हाँ ओके। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, क्लास भी है, आज लेट हो गए हैं। चलिए जाएंगे। प्रेयर कर लेते हैं। मात्र 12 स्टूडेंट हैं, आंखें बंद, लंबी गहरी सांस, सुप्रीम पावर को याद करिए, ओम का उच्चारण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करके फेस पर सीट लगा देंगे। नमस्कार, थैंक यू। हरिओम सर, थैंक यू। सर कितने क्लास और चलेंगे अभी वैसे इस सब्जेक्ट लास्ट को? कल लास्ट हो जाएगी, कल MCQ करवाएंगे, बस कंप्लीट हो गया। ठीक है ना? ठीक सर, थैंक यू सर। जितेंद्र जी, यहाँ जाना होगा ना? नमस्ते सर। सर कल की रिकॉर्डिंग करेंगे ना, शायद मैं अटेंड ना कर पाऊँ। सर अभी रिकॉर्डिंग चालू है। हाँ, स्टॉप रिकॉर्डिंग यही होगा ना? हाँ, जहाँ से आपने